हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में 15 से 21 सितंबर 2022 के बीच की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में विस्तृत की अपेक्षा संक्षिप्त घटनाक्रमों का संकलन अधिक है, किंतु वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, समरकंद। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात शंघाई सहयोग संगठन का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आयोजित किया गया था। दोस्तों, इस सम्मेलन में भारत के अलावा जिन देशों ने शिरकत की थी वे हैं रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये 9 देश हैं जो परमानेंट मेंबर वर्तमान में SCO के हैं। इन देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, सबसे पहले इस संगठन के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। SCO अर्थात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में शंघाई, चीन में की गई थी। प्रारंभ में इस संगठन को शंघाई 5 के नाम से 1996 में स्थापित किया गया था। यानी सबसे पहले यह संगठन स्थापित हुआ था 1996 में। 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी शंघाई 5 के नाम से। उस समय इसमें 5 देश थे, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। ध्यान रखें, ये 5 देश ही आरंभिक सदस्य इस संगठन के। 2001 में उज्बेकिस्तान इस संगठन में शामिल हुआ और तब यह हो गया शंघाई 6। अब यही संगठन शंघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसे संक्षिप्त रूप में SCO कहते हैं। दोस्तों, इस संगठन का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है, ये ध्यान रखिएगा। समरकंद में जो आयोजन किया गया इस वर्ष SCO की जो बैठक हुई, इससे पहले वाराणसी को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी यानी 2022-23 के लिए चुना गया। ध्यान रखिएगा, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि पहली बार ऐसा किया गया है कि SCO देशों के बीच से ही एक शहर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। और ये शहर यह पहली बार हुआ है कि वाराणसी को घोषित किया गया है 2022-23 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी SCO के द्वारा। 2017 में भारत के साथ एक और देश, वो है पाकिस्तान। ये दोनों देश समूह के सदस्य बने थे, यानी SCO के सदस्य भारत और पाकिस्तान ये दोनों बने हैं 2017 में। समरकंद में आयोजित होने वाले SCO सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से द्विपक्षीय यानी बायलैटरल वार्ताएं भी की हैं। इस बार SCO समरकंद शिखर सम्मेलन में जिन वैश्विक मुद्दों पर प्रमुखता के साथ चर्चा की गई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक कंडीशन जिस प्रकार की वर्तमान में है, इस पर चर्चा की गई। दूसरा, क्षेत्रीय सहयोग। तीसरा, यूक्रेन रूस वार जो संघर्ष चल रहे हैं इस पर। और चौथा, जलवायु परिवर्तन। इन 4 मुद्दों पर प्रमुखता के साथ चर्चा की गई सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच। जैसा कि हर शिखर सम्मेलन के पश्चात होता है, वैसे ही यहाँ पर भी सम्मेलन के अंत में समरकंद घोषणा पत्र, जी हाँ, समरकंद डिक्लेरेशन जारी की गई। और इसके अनुसार क्षेत्रीय स्थिरता, सतत आर्थिक विकास, परिवहन और संचार संबंधों को मजबूत करने तथा सांस्कृतिक संवाद को गहरा करने पर सहमति बनी है सदस्य देशों के बीच। एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दें कि SCO 2023 जो अगले वर्ष बैठक होगी, इसकी मेजबानी भारत को मिली है। ध्यान रखें, 2023 में SCO शिखर सम्मेलन भारत में ही होगा, भारत की मेजबानी में होगा और यह SCO का 23वां शिखर सम्मेलन होगा। इस वर्ष जो 2022 में समरकंद में आयोजित किया गया, यह 22वां SCO का शिखर सम्मेलन था और अगले वर्ष जो भारत में आयोजित की जाएगी वो 23वां SCO का शिखर सम्मेलन होगा। दोस्तों, भारत SCO की जो अगली अध्यक्षता करेगा तो इसकी अध्यक्षता उज्बेकिस्तान से ग्रहण की है। वर्तमान में उज्बेकिस्तान ही SCO का अध्यक्ष है। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। फोर्ब्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति अब $155.4 बिलियन बताई गई है। अडानी ने बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ा है, जिनकी कुल संपत्ति $155.2 बिलियन आंकी गई है।
फोर्ब्स की इस सूची में प्रथम स्थान स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का है, जिनकी कुल संपत्ति $273.5 बिलियन बताई गई है। सूची में अमेज़न के जेफ बेजोस चौथे स्थान पर, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स 5वें और भारत के मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर है। याद रखें कि गौतम अडानी के पश्चात जो भारतीय 8वें स्थान पर है वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $92.3 बिलियन, $92.3 बिलियन बताई गई है। दोस्तों, 60 वर्षीय गौतम अडानी ने पिछले कुछ वर्षों में पोर्ट टू पावर ट्रांसमिशन यानी बंदरगाह से लेकर बिजली वितरण तक अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया है। इसके अलावा डाटा सेंटर से लेकर सीमेंट, मीडिया और अन्य विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश किया है, यानी वे अपने व्यापार और व्यवसाय को काफी विस्तृत कर लिया है। अदानी समूह, ध्यान रखें अडानी उनके नाम के साथ लगा हुआ टाइटल है, बट उनका जो समूह है वो हिंदी में अदानी समूह के नाम से ही जाना जाता है। यह समूह भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह, जैसा कि मालूम है कि भारत में जो सबसे बड़ा निजी बंदरगाह वो मुंद्रा पोर्ट है, जो गौतम अडानी की ही पोर्ट है, वो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में मौजूद है। वो इसके अलावा हवाई अड्डे के संचालक, शहर गैस वितरक और कोयला खनिक के मालिक, यानी इन समस्त क्षेत्रों में अब गौतम अडानी ने अपना दबदबा कायम किया है और इस तरह वे लगातार अमीरी की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का दिल्ली में शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखें प्रधानमंत्री ने कहां पर इसका शुभारंभ किया है, तो वो शहर है दिल्ली, जो देश की राजधानी है। यह नीति भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, इस नीति के द्वारा भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी, जो वर्तमान में अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति किसके द्वारा तैयार की गई है, तो इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने तैयार किया है। दोस्तों, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देश में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत बहुत अधिक है। देश और विदेश के बाजारों में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए यह नीति अति आवश्यक है। इसमें होता क्या है, लॉजिस्टिक्स है क्या? दोस्तों, लॉजिस्टिक्स एक व्यापक शब्द है। इसका जो अर्थ है ना, इसके अंतर्गत भंडारण और पारगमन, यानी व्यापार के लिए जो आयात निर्यात की नीति है वो, उसके लिए जो संसाधन होते हैं वो, और उत्पादों का प्रबंधन, ये समस्त चीजें व्यवस्थित की जाए, यही लॉजिस्टिक्स नीति का। दूसरे सरल शब्दों में लॉजिस्टिक्स से तात्पर्य यह है कि माल को उत्पादन केंद्र से लेकर डिलीवरी के बिंदु तक बहुत सुविधाजनक प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाना। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस क्षेत्र में एक अहम कदम है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने जिसकी आरंभ की वो है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जो इस क्षेत्र में जो लॉजिस्टिक्स का जो विस्तार करने की जो नीति बनाई गई, इस क्षेत्र में एक बेहद अहम कदम है। लॉजिस्टिक्स नीति प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को सफल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होगा, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, आइए कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? ये राज्य है महाराष्ट्र, जहां नीति आयोग के तर्ज पर ही एक अन्य संस्थान को बनाए जाने की बात हो रही है। अमेरिका के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा? यह है जितेंद्र सिंह। दोस्तों, जितेंद्र सिंह वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। हाल ही में भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यह है प्रणव आनंद। प्रणव आनंद बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सम्मेलन है? ये 77वां सम्मेलन है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का है, और इसी में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका गए हुए हैं। हाल ही में किस देश में समुद्री तूफान टाइफून नानमाडोल के नाम से दस्तक दी है?
ये देश जापान है। दोस्तों हाल ही में समुद्री तूफान जो टाइफून कहलाती है उसे नानमा डोल नाम दिया गया है, जो जापान में हाल ही में दस्तक दी है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये हैं बजरंग पूनिया। हाल ही में भारत सरकार ने किस युद्ध क्षेत्र में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? दोस्तों ये क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई है। किस गुजराती फिल्म को 95 अकादमी पुरस्कारों अर्थात ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक यानी ऑफिशियली प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? ये फिल्म है छेलो शो। वर्ष 2022 के लिए AIBD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह अवार्ड मिली है मयंक अग्रवाल को, जो CEO हैं प्रसार भारती के। दोस्तों यहाँ AIBD से तात्पर्य है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। किस भारतीय जेवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में रजत पदक जीता है? यह है देवेंद्र झाझरिया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसका हिंदी रूपांतरण है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, के अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? दोस्तों इसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन माया तैयार किया है? ये देश है चीन, जिसने हाल ही में आर्कटिक भेड़िया का क्लोन तैयार किया है, जिसका नाम रखा है माया। दोस्तों अगर आप UPSC, BPSC, UPPSC अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।